जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना बहुत बहुत गुरु जी का। उन्होंने हमेशा हमें अपने शरण में रखा, हमें अपने शरण में लेके आए और रखा। और आज मौका दिया मुझे ये सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, गुरु जी का तो ऐसा है कि कब जुड़ जाए हमें ही नहीं पता है। जुड़ने के बहुत टाइम बाद अपने को समझ में आता है कि हाँ, हम किसके शरण में हैं और कौन हमें हमारा देखभाल कर रहा है। मैं बॉम्बे में रहती हूँ और मेरी मम्मी जो दिल्ली में रहती है, वो सबसे पहले गुरु जी से जुड़ी थी 98 में, शायद 1998 में। एंड मैं जब भी बॉम्बे से दिल्ली आती रहती थी तो मम्मी के पास आती थी, तो 4-5 दिन के लिए, एक साल में एक बार या कभी 1.5 साल में एक बार, तो हम गुरु जी के यहाँ जाते थे। और फिर वहाँ शबद, एम्पायर स्टेट जाते थे उस वक्त, एंड शबद चलता रहता था। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था मुझे, और लेकिन हम बैठते थे और उसके बाद लंगर खा के उनसे आज्ञा लेकर जाते थे। और कई बारी बहुत सारा प्रसाद भी देते थे वो, कड़ा प्रसाद, और या फिर आई थिंक एक बार उन्होंने बूंदी के लड्डू सब चूरा करके ऐसे हाथ में मल के हमें सबको देते थे। एंड जनरली वो किसी से कुछ कहते नहीं थे, सब लोग आते थे, माथा टेकते थे और बैठ जाते थे। शब्द चलते रहते थे। सिर्फ कभी किसी को स्माइल कर दिया, एंड जस्ट गिव स्माइल, नोइंग लुक, और ऐसे ही कुछ, बट जनरली कुछ कहते नहीं थे। तो ऐसे एक बार मुझे याद है, शायद 2005 की बात होगी, मुझे एग्जैक्टली अराउंड दैट टाइम। और उस वक्त हम वैसे ही गए और माथा टेका और फिर बैठ गए। और जब आई थिंक आज्ञा लेने के टाइम आया तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम्हारी पीएचडी हो गई। तो मैं बोला नहीं गुरुजी। अब इसके पीछे ये था कि मैं ऑलरेडी काम कर रही थी और मेरा छोटा बच्चा था, एंड उस वक्त आई थिंक शायद 2 या 3 साल का होगा। तो मेरे पेरेंट्स बोलने लगे कि तुम्हें पीएचडी कर लेना चाहिए, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं, मतलब लेट होता है, बच्चे को नहीं संभाल सकते, तो तुम टीचिंग कर लो, इसलिए पीएचडी करो। तो उस चक्कर में जब 2001 की बात की, एंड मैंने एग्जाम भी लिखा था पीएचडी के लिए, और मिला भी, मुझे एडमिशन मिल गई थी, लेकिन उनके पास गाइड नहीं था। और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, मतलब बॉम्बे का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था एमबीए का, तो वहां पे मिल गया था, लेकिन उनके पास गाइड नहीं। तो सिंस एनीवे मैं अपना काम कर रही थी और मेरा जॉब अच्छा चल रहा था, तो मैंने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि चलो चल रहा है। ये 2001 की बात थी। और जब गुरुजी ने 2005 में शायद कहा, तो सब लोग मुझे देखने लगे कि क्या बात है। मैं भी, और आई थिंक मेरा भाई वगैरह सब आए हुए थे, तो वो भी क्या है ये, तो मेरे को भी नहीं, मैंने भी कुछ नहीं कहा कि मुझे भी पता नहीं। और अगले साल जब एड आया था पेपर में पीएचडी के लिए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट बॉम्बे का, तो मैंने अप्लाई किया और आराम, ये 2006 की बात है, और मुझे एडमिशन मिल गई। और जब मिली उसके बाद में बहुत अच्छे से गाइड भी बहुत अच्छे मिल गए। और उसके बाद बहुत सारी मुश्किलें आई ड्यूरिंग द पीएचडी, लेकिन सब निकल गया। और 2010 में मैंने अपना कंप्लीट किया, 2011 में मुझे डिग्री भी मिल गई। अब मैं 2006 की बात करती हूँ। आई थिंक मम्मी को काफी टाइम से गुरुजी बोलते रहे कि तुम अपनी बेटी को बुलाओ, बेटी को बुलाओ। तो शायद मम्मी हमेशा बोलती थी कि वो नहीं यहाँ तक, मतलब छोटा बच्चा है, ऑफिस भी है, वो छुट्टी लेगी नहीं, मैं वैसे भी कम लेती हूँ छुट्टी, तो कैसे बुलाऊं। मतलब शायद एक आध बार शायद बोला भी होगा मुझे, बट उन्होंने भी इतना फोर्स नहीं किया, मैंने भी शायद नहीं इतना ये किया। फिर आई थिंक अक्टूबर, दिवाली टाइम, मम्मी, हम गए दिल्ली, गए कि हम दिवाली दिल्ली ही जाएंगे, मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड, अंकल और बेटा, हम दिल्ली गए। और एज यूजुअल एम्पायर स्टेट गए और लंगर किया। और जब आज्ञा लेने की वक्त आया, तो गुरुजी से जब आज्ञा लेने गई, तो मुझे उन्होंने कहा तो कल है ना इससे, तो कल फिर आई, लंगर खा के जाए। मैंने अच्छा गुरुजी, तो बोले मम्मी की जरूरत नहीं है, भाई के साथ आज। ठीक है। तो मेरे को समझ नहीं आया क्यों, लेकिन अगले दिन गई और लंगर खाया मैंने और आज्ञा लेके चली गई। और दिस वॉज अक्टूबर 2006। उसके बाद में
आते आते शायद दिसंबर जनवरी तक ऐसा हो गया कि हमारे कंपनी में जो राइवल कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो आके हमारे कंपनी में काम करने लग गए और वो अपने लोग लेके आ गए। तो वातावरण बहुत खराब हो गया, बहुत पॉलिटिक्स था और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। तो हमको काम करने की वहां पे इच्छा ही नहीं थी। वो भी ये चाहते थे कि ये पुराने लोग यहाँ से चले जाएं। एंड तो उस सब में मुझे मतलब बहुत दुख था और बहुत फिर बाद में डिप्रेशन सा होने लगा कि अब नई जगह ढूंढो, नया ये करो। और उसके बाद पता नहीं बहुत डिप्रेशन हुआ और वो डिप्रेशन से खैर दूसरी जॉब भी मिल गई। और मेरे को उसके बाद मैंने एक के बाद एक बहुत जल्दी जॉब छोड़ी, जबकि पहले 2 जॉब में 6 से 7 साल रही, बट जल्दी जॉब ही मिले, तनख्वाहें भी अच्छी मिली, लेकिन खुशी नहीं थी, बहुत डिप्रेशन में थी। और बीच बीच में एक आध बार आई थिंक मई 2007 की बात होगी जब आई थिंक हर हफ्ते में बीमार पड़ रही थी और 5-6 किलो तो ऐसे ही कम हो गए, वेट ऐसे कम हो गया। बहुत डिप्रेशन में थी, लेकिन बहुत बहुत दुखी और बहुत ही मतलब, लेकिन फिर भी गुरुजी के आशीर्वाद से ये था कि मेरा ऑफिस चल रहा था, घर चल रहा था, बट कैसे भी चल रहा था। और शायद वो पीएचडी का भी ये था कि वो 3 साल जब मेरे खराब थे उस समय वो शाम को घर आती थी और अपना पीएचडी पे बैठ जाती थी, काम घर का काम खत्म करके बच्चे को पढ़ाई करके करवाते, फिर रात को बैठ जाती थी और वो काम करती थी। तो मेरे को टाइम ही नहीं था सोचने का कि क्या मेरे पर बीत रही है या ऐसा क्यों, या डिप्रेसिंग थॉट्स कम आते थे क्योंकि मेरा पूरा दिन इतना बिजी जाता था। एंड इस चक्कर में सब मतलब हो रहा था, अंदर से बहुत दुखी और अंदर से जैसे खोखला सा थी, लेकिन ऊपर से सब सही था। किसी को शायद पता नहीं चलता था कि कि अंदर क्या चल रहा है, बट शायद गुरुजी के इससे बहुत अच्छे से निकलता चला गया। उसके बीच में मतलब वो 3 साल में 2 या 3 जॉब चेंज हुए। एक बार आई थिंक बीच में लंदन भी थी ऑफिस के काम पे 3 महीना, फिर घर चेंज हुए, सर्वेंट चेंज हुए, बहुत कुछ चेंज हुआ, लेकिन तब बहुत बहुत स्मूथली सब निकल गया। और उसके बाद में मैं उस फेज से भी निकल के आ गई। तो कितने कनेक्शंस थे वो, चाहे वो पीएचडी था, चाहे वो लंगर खाके, और जो ब्लेसिंग्स दिए। तो अगर खराब वक्त भी आता है, जो आता ही है, हम बिकॉज हम लोग इस रूप में हैं, तो हमारे पास जो हमारे कर्म है तो हमें उन्हें काटना ही है। और जो गुरुजी कहते हैं कि 10% तुम काटो, 90% मैं तुम्हारे काट दूंगा। तो वो 10% भी हमको शायद बहुत मुश्किल होता है निकालना, लेकिन वो गुरुजी के साथ के शरण में आते होते होते हम आराम से काट लेते हैं। और उस वक्त शायद हमें ये लगता रहता होगा शायद क्या गुरुजी नहीं हो, लेकिन पीछे जब के हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि बहुत कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ, और बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ जो इतने में ही हम छूट गए। अब और मेरे को याद है इवन पीएचडी का जब फाइनली जब डिग्री मिलने थी तभी बीच में बहुत अड़चने आई। पता नहीं, बीच में मेरा गाइड है उनको भी छोड़ना था वो इंस्टीट्यूट, और वो दूसरी जगह ज्वाइन कर रहे थे। तो वो बोले कि मैं 1 साल सबैटिकल पे हूँ तो जल्दी खत्म कर। फॉर्चुनेटली उन्होंने उसी वक्त नहीं छोड़ा, वो 1 साल के बाद छोड़े। तो उन्होंने मुझे धक्का मार मार के कि तू जल्दी खत्म कर। जनरली गाइड ऐसा नहीं करते, वो और लटका देते हैं। तो उन्होंने मुझे ये भी दिया। और उसके बाद आई थिंक माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी काफी बुक करनी पड़ी। मैंने फादर को बोला कि आप दिल्ली से लो, कहीं से लो, लेकिन मुझे लाके दो मेरे को यहाँ पर, नहीं तो ये लोग मेरे एडमिशन कैंसिल कर देंगे। वो भी 2 दिन में सॉर्ट आउट हो गया, पापा ने भिजवा भी दिया ऐसे। और फिर आई थिंक लास्ट में भी कुछ मतलब ऐसे कितनी चीजें थोड़ी बहुत ऐसे चलती अटकती भी थी कभी कभार, लेकिन वो मुझे फिर एक विश्वास हो गया था कि गुरुजी ने कहा है ना पीएचडी हो गई, क्या हो गई है तेरी, तो वो होके ही रहेगी, और वो होके ही रही। तो मे भी कभी कभार हमको ना याद दिलाना पड़ता है अपने आप को कि गुरुजी ने कहा है तो वो हो जाएगा। और जब हमें वो विश्वास होता है ना कि गुरुजी करके देंगे तो वो करके ही देते हैं। फिर एक बार मैं एक वर्कशॉप में गई थी, मेडिटेशन वर्कशॉप में, और वहां पर मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। ये शायद 2012 की बात हुई। एंड 1.5 घंटा मैं मेडिटेशन में थी, और पूरे मेरे को वो गुरुजी के गुलाब की खुशबू आती रही, एंड फिर चंदन की खुशबू आ रही थी। फिर तो मेरे आंखों से बस आंसू ही निकलते जा रहे थे, और गुरुजी आए और उन्होंने मुझे कहा तो आ गई तू मेरे कोल? हाँ जी गुरुजी। तो फिर
काफी बातें करी उन्होंने मुझसे, कुछ मेरे क्वेश्चंस पे उन्होंने आंसर किए, कुछ समझ में आए और कुछ समझ में नहीं भी आए, लेकिन वो ओवर द इयर्स जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ कुछ उनके आंसर्स मिलते चले गए। और उन्होंने एंड में मुझसे यही कहा कि मैं तेरे आई एम ऑलवेज विद यू, ये उन्होंने इंग्लिश में कहा था कि आई एम ऑलवेज विद यू, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। और ये एक चीज है, कभी कभार हम भूल जाते हैं, लेकिन हमेशा हमको ये याद रखना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ हमेशा ही हैं। अभी मुझे याद है कि ये शायद अब 3-4 साल पहले की बात होगी। मैं दिल्ली आई थी एक अलका आंटी के बेटे की शादी अटेंड करने, एंड 3-4 दिन छुट्टी थी, तो गणेश चतुर्थी और 2-3 दिन की छुट्टी थी। तो मुझे याद है कि शायद सैटरडे था, शायद फ्राइडे ही था, मैं आई, नहीं सैटरडे था जब हम बड़े मंदिर गए लंगर खाने, और उस दिन लंगर खाया और कुछ वहां पे दंगे हो रहे थे दिल्ली में एक किसी साइड पे, तो बड़े मंदिर उन्होंने थोड़ा जल्दी बंद कर रहे थे, शायद 9:30 या ऐसे कुछ बंद कर रहे थे, और उन्होंने लंगर हम लोगों को पैक करके भी दिया कि आप लोग लेके जाओ क्योंकि आप मंदिर जल्दी बंद कर रहे हैं। तो हम लोग लंगर घर लेके आ गए, काफी सारा लंगर उन्होंने मंदिर से पैक करके हम लोगों को दिया। तो सैटरडे तो हमने लंगर खाया, संडे को मॉर्निंग में भी लंगर खाया मैंने, जो हम मंदिर से लाए थे। तो संडे शाम को मम्मी बोली कि नहीं हमारे यहाँ पे सत्संग है जो हमको जाना ही है, हम हमेशा जाते हैं दोपहर को सत्संग का, ये मंथली हमारा होता है, तो तुझे भी आना है। मैं बोला ठीक है, मैं वहां पे भी गई और वहां पर भी लंगर खाया। और फिर अगले दिन मंडे था, मैं अगले दिन आई थिंक थोड़ा लंगर फिर भी मंदिर का बचा था, तो वो उस दिन भी लंगर खाया और फिर घर बॉम्बे निकल गई। ट्यूसडे जब ऑफिस के लिए गई, ठीक ठाक था मौसम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड हाँ, एक और चीज था, उस सत्संग में जब मम्मी के यहाँ पे गई थी, आई थिंक गुंजन अंकल के घर में सत्संग था, एंड उनके यहाँ पे एक ही चीज मेरे को आती रही, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू, वो ही गूंजता रहा, मुझे समझ नहीं आया क्यों। अच्छा, तो जब मैं ट्यूसडे को ऑफिस गई, उस दिन मौसम ठीक था, इट वॉज एंड ऑफ अगस्त, तो इतनी बारिश होती है लेकिन कुछ इतनी भी नहीं होती, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हुई। और हमको जो ऑफिस में, मेरा ऑफिस और घर कम से कम 40 किलोमीटर दूर है, तो पता नहीं चला। और उस दिन हाई टाइड भी था, बॉम्बे है, हाई टाइड और बारिश जब दोनों आ जाते हैं तो बहुत हालत खराब होती है, क्योंकि पानी भरता रहता है और उसको निकलने की कहीं से भी जगह नहीं होती है। तो मेरे मतलब ऑफिस में सबने बोला, आई थिंक एचआर का भी आ गया था कि जिसको निकलना है निकल जाओ, क्योंकि 4 बजे हाई टाइड होगी, तो आपको पहले निकलना है तो निकल जाओ। तो मैं शायद 3 बजे ऑफिस से निकली कि चलो निकल जाती हूँ, 4 तक मैं घर पहुंच जाऊंगी। अच्छा, मैं निकल तो गई और मेरे को कहीं भी पानी नहीं मिला। मैं स्टेशन पे आई, गोरेगांव स्टेशन, और ट्रेन चल रही थी, तो मैंने ट्रेन ले ली, उनका ट्रेन फास्टेस्ट है तो ले ली, और सडनली अंधेरी पे ट्रेन रुक गई। दैट मीन्स 2 ही स्टेशन आगे निकले थे, और उन्होंने कहा यहीं पे ट्रेन सब खत्म हो जाती है और आगे नहीं चलेगी। अब उतर तो गई ट्रेन, और फिर इतनी ज्यादा वहां पर भीड़ थी, क्योंकि सब ट्रेन वहीं पे जाके रुक गई और आगे जा ही नहीं रही थी, और वहां से मेरा घर कम से कम 30 से 35 किलोमीटर दूर है। तो उतर तो गई, अभी वहां से मैं स्टेशन उतर, और मैंने सोचा वहां से मैं ऑटो ले लूंगी और मैं कहीं पे पहुंचूंगी, फिर वहां से देखूंगी कुछ करूंगी। तो पहले तो ऑटो ही ना मिले, तो कोई ऑटो वाला जाने को तैयार ही नहीं। तो फाइनली एक ऑटो वाला मिला, और वो बहुत भक्त था हनुमान जी का, बोलता ठीक है मैं आपको ले जाऊंगा। तो वो 5वां ऑटो वाला था, उसने मेरे को बिठा लिया, और वो अपने हनुमान जी का ये कर रहा था, अपना भजन कर रहा था। करते करते आधे रास्ते, थोड़े रास्ते पहुंचे तो बोलते यहाँ पुलिस गली, यहाँ से नहीं जा सकते, बहुत पानी है। दूसरी तरफ से कहीं गली गली से वो मेरे को लेके गया, हम वेस्ट की साइड चले गए, और बहुत आगे 3-4 बार उसको ऑटो रुक गया, लेकिन वो फिर भी चलाता रहा, कुछ तो ये करके प्रार्थना करके चला देता था। तो फाइनली एक जगह पे मिट्ठी बाई कॉलेज के पास में विला पार्ले में जाते हुए रुक गया, बोलता है अब नहीं चला सकता मैं, और पानी ऑटो में भरने लगा।
और उसके बाद ना ऐसे लग रहा था जैसे मैं समुद्र के बीच में अटक गई हूँ। अब मेरे को समझ में आया कि मैं वहां से कैसे निकलूंगी और कहाँ जाऊं। फिर याद आया कि मेरे एक कजन रहते हैं पास ही में, तो उनके यहाँ चली जाती हूँ, तो उनका घर भी 2 किलोमीटर दूर था। तो उनको फोन किया, भैया, कहते हैं हाँ पूनम मैं घर पे हूँ। तो बोला, कहते तो तू चल के आ जा। मैं बोला अच्छा। अभी मैं चलने लगी तो पानी ना तब तक एंकल तक ही था, तो एड़ियों तक था। और मैंने सोचा ठीक है चल चल के पहुंच जाऊंगी। और आई थिंक 5 या 10 मिनट तक वो नीज तक आ गया, घुटनों तक पानी आ गया। और मतलब इतनी जल्दी जल्दी पानी बढ़ रहा था, और थोड़ी और 5-7 मिनट या 10 मिनट के बाद तो वो वेस्ट तक आ गया था, पानी पेट तक आ गया था। और मुझे नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और मैं अकेली चल रही थी और कोई रास्ते में भी नहीं था। मुझे ये लगा कि कहीं गटर आएगा तो पता भी नहीं चलेगा, पानी इतना है। और पानी के अगेंस्ट चल रही हूँ तो मेरी टांगे भी दर्द हो रही थी, पूरे सब कपड़े भी गीले, और नहीं चला जा रहा था। बस मेरे को सिर्फ वही एक गुरुजी का ये आता है, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। तो मैं बस मंत्र जाप कर रही थी, बोलते बोलते चल रही थी। ना मुझे समझ आ रहा मैं किससे पूछूं कहाँ जाना है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर सडनली एक ऑटो आ गया। वो ऑटो आया, ऑटो में कोई बैठा हुआ था। मैंने उनको बोला प्लीज मेरे को ना यहाँ तक छोड़ दो, प्लीज आपको रास्ते किधर भी जाना है बट मुझे यहाँ तक ही छोड़ दो, मैं वहां से आगे चली जाऊंगी। ऑटो वाला बोला ठीक है, वो आदमी भी बोला ठीक है। मेरे को उसने वहां तक जितना जुहू चर्च बोला वहां तक छोड़ दो, उसने वहां तक छोड़ा। वहां से पूरा ड्राइव, एक इतना भी पेट पानी नहीं था, मतलब वाटर लॉगिंग नहीं था, और वहां से 5-7 मिनट का और रास्ता था। मैं उनके घर को आराम से शांति से घर पहुंच गई, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उस दिन एक बड़े मतलब बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, वो बेचारे गटर में हार्डली आई थिंक 5 मिनट दूर होंगे अपने घर से, और गटर में चले गए। एंड हिज बॉडी वॉज फाउंड आफ्टर 2 days। तो इतना डर गई। और उस दिन मेरे को ख्याल है कि हाँ गुरुजी उसलिए मेरे को इतना उन्होंने लंगर खिलाया, 3 दिन कंटिन्यूअसली लंगर खिलाया। और वो मेरे को हमेशा वही बात आ रही थी कि मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। फिर एक और बात है कि मेरे बेटे का 10th स्टैंडर्ड था। अब लाइक सारे पेरेंट्स की तरह मैं भी थोड़ा, और मेरे हस्बैंड भी, दोनों हम लोग हमेशा बच्चे को लेके थोड़ा सा टेंशन रहता है। एक ही बच्चा है, और सारे मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं, हम हमेशा एक चीज होता है कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए। हमारे अच्छे आए थे तो हम वही एक चीज है, हम बच्चे को दे सकते हैं पढ़ाई। तो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, अच्छा था, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा ही नर्वस हो जाते हैं बच्चों को लेके। तो 10th स्टैंडर्ड में था, और बॉम्बे में क्या होता है कि 10th के बाद ही जूनियर कॉलेज होता है, 11th-12th तो स्कूल में नहीं होता। तो उसलिए चिंता ज्यादा थी कि फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, तो अच्छे नंबर आने चाहिए, कट ऑफ में आना चाहिए वगैरह। तो जनवरी का महीना था, मैं और मेरे अंकल दोनों बहुत टेंशन में थे। तो जनवरी था, मार्च में एग्जाम होते हैं और मई में रिजल्ट आता है। तो सडनली मेरे को एक सपना आया कि गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम 10th के मार्क्स जानना चाहती हो आदित्य के? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो बोलते हैं ये ले, इतने आउट ऑफ 800। बोला अच्छा थैंक यू गुरुजी, और वो चले गए। ड्रीम थी। तो अगले दिन सुबह जब मैंने बच्चे को बोला कि तेरे मार्क्स क्या 800 में से होते हैं, तो बोलता हाँ 800 में से होते हैं, मतलब एग्जाम 800 में से होगा और 200 प्रैक्टिकल के लगेंगे, वो स्कूल में होते हैं। बोला अच्छा, कहता है आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने बोला नहीं, ऐसे गुरुजी का ड्रीम था। तो उसने बोला कितने नंबर हैं? तो मैं बोला 90। तो उसने कैलकुलेट किया, कहता 94.35% है। मैं बोला बस फिर इतने, गुरुजी ने तो यही बोला है। तो फिर मार्च में एग्जाम हो गए, और जब मई में रिजल्ट आया तो 94.5% थे। तो जय गुरु जी उनके, बिल्कुल वही वो मार्क्स आ गए। अच्छा, अभी 12th स्टैंडर्ड में जब ये था बच्चा, तो उसने साइंस लिया था। और पता नहीं जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल होते हैं, टीनेजर्स वैसे ही होते हैं, बहुत मूडी और क्वाइट। तो हमको समझ में ना आए कि बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बात भी समझ नहीं आता था। और बस एक ही चीज हम गुरु जी को प्रे करते रहते थे। फिर 12th के बोर्ड्स हो गए। 12th के बोर्ड ऐसे हुए कि मैथ्स का पेपर तो बहुत ही खराब था। वो साल इतना खराब था कि पार्लियामेंट क्वेश्चन हो गया कि इतना खराब पेपर क्यों दिया गया था बच्चों को। तो और इसका फिर फिजिक्स भी खराब था। तो मेरे को ये बच्चा भी बोलता था कि मेरे को नहीं पता कि इस बार क्या होने वाला है, कि मार्क्स कितने खराब आने वाले हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। हम बोले भाई ये तो 12th है, और 12th के बाद सारे एडमिशन होते हैं, समझ ना आए तो ठीक है।
फिर ये मार्च में एग्जाम्स हो गए एज यूजुअल। मई में रिजल्ट्स आते हैं, ये बिगनिंग मई की बात है। एक दिन उसी टेंशन में मैं ड्राइंग रूम में बैठे बैठे रोते रोते रात को सो गई सोफा पे। और बस गुरुजी आप प्लीज इसको ट्वेल्थ में पिला दो प्लीज गुरुजी, बोलते बोलते मैं सो गई। आंख लग गई होगी और रो रही थी और सो गई। फिर सडनली गुरुजी आए ड्रीम्स में और उन्होंने कहा कितने नंबर चाहिए तेरे को। मैंने कहा गुरुजी जो आप देखो जैसे आपको ठीक लगे। नहीं तू बता कितने नंबर चाहिए तेरे को। मतलब गुरुजी मुझे नहीं पता, मतलब नहीं तू ही बताएगी कितने नंबर चाहिए। मैंने अच्छा गुरुजी 90% तो आने ही चाहिए ना। तो इतना करके हो गया खत्म। मेरा बेटा बोलता है 90 तो मेरे कभी भी नहीं आ सकते, आपको पता है कितना गंदा पेपर गए थे, ये हो गया था। मैंने कहा गुरुजी ने बोलते तो 90 आ ही जाएंगे। एंड वही हुआ। जब इसके रिजल्ट आए तो 450 आउट ऑफ 500 थे, विच वॉज एग्जैक्टली 90%। अच्छा उसके बाद में बच्चा मेरे पर बहुत गुस्सा हुआ, कहता है आपने मुझे 90% ही क्यों बोला गुरुजी को, आप 95 नहीं बोल सकती थी, 100 नहीं बोल सकती थी। तो मैं बोला जो मुंह में से निकल गया मुझे नहीं पता, तब तो तुमको 90 भी नहीं आ रहा था। एनीवे लेकिन बाद में अब मैंने सोचा कि हाँ गुरुजी हमेशा बोलते थे मानो मांगो नहीं मानो। तो शायद मुझे ये मांगना ही नहीं चाहिए था, शायद गुरुजी और भी दे देते थे लेकिन मेरे को मांगना नहीं चाहिए था। तो हम कभी कभार अपने स्टुपिडिटी में बहुत चीजें मांग लेते हैं जो हमको समझ नहीं आता है कि ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो उसके बाद से एक ही चीज प्रे करती थी गुरुजी जो हमारे लिए अच्छा हो ना वो ही आप करो, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम क्या मांग रहे हैं और क्या हमारे लिए अच्छा है। तो ये एक सीखने को मिला मुझे। फिर एक और मतलब सत्संग तो बहुत है। कभी कभी अगर हम देखने जाएं तो हर क्षण ही सत्संग में निकल जाता है, क्योंकि हर क्षण में कुछ भी हो सकता था या कुछ मतलब हर एक टाइम कुछ ना कुछ मैजिकल हो ही जाता है, लेकिन हम ही उसको देख नहीं पाते हैं या कभी कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब जैसे एक बार याद है मुझे, मैं हर थर्सडे मंदिर जाती थी, मुंबई मंदिर जाती थी। मेरे ऑफिस से मुंबई मंदिर शायद पौना घंटे का रास्ता होगा बाय रोड। तो थर्सडे जब ऑफिस खत्म होता था 6 बजे निकलती थी, 6 बजे वहां मंदिर शुरू होता है और 8 बजे तक शबद कीर्तन होते हैं, उसके बाद लंगर होता था। तो मैं 5 to 6 ऐसे निकल जाती थी और 6:45 पहुंच जाती थी मंदिर। तो एक बार याद है कि शायद ऑफिस में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, बट लेकिन मैंने कहा जैसे भी है मैं पहुंचू, मंदिर जाऊंगी जैसे भी है। तो मंदिर पहुंची तो मंत्र जाप हो रहा था और मंत्र जाप करके फिर लंगर शुरू हो जाता है। तो लंगर खा लिया और मैं अपने आप पे थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी कि देखो आज अटक गई और मैं ना मंदिर टाइम पे नहीं पहुंच पाई, देखो आज ना चाय प्रसाद मेरा मिस हो गया। बोला ऐसे ही होता है, टाइम पे नहीं पहुंचोगी तो तुम्हारा टाइम देखो चाय प्रसाद मिस हो जाता है, ऐसे ही होगा तेरे साथ, अपने आप को बोल रही थी। और फिर ना मैंने लंगर खा लिया और मैं निकलने लगी और एक पैर आज्ञा ले ली और मंदिर से एक पैर मंदिर के बाहर एक पैर अंदर था। इसमें में सेवादार अंकल आए और तभी कम से कम 100 लोग थे मंदिर में। सेवादार अंकल आए चाय लेके, बोलते हैं आंटी चलो अंदर, आपने तो चाय प्रसाद लिया ही नहीं, अंदर चलो बैठो चाय प्रसाद पी के जाओगे। मतलब गुरुजी हमारी इतनी एक एक चीज की, इतनी छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखते हैं। आप सोचो कि इतनी छोटी कहाँ सेवादार अंकल को याद पता रहेगा कि 100 लोगों में से किसको मैंने चाय प्रसाद दिया है कि नहीं दिया, वो भी लंगर खाने के बाद। और उन्होंने मेरे को मतलब एक पैर अंदर और एक बाहर, इतना तो इतना गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं। फिर याद है एक बार मैं ऑफिस के काम से कहीं कॉन्फ्रेंस में बाहर गई थी और मेरे अंकल उस दिन सेवा करने गए थे मंदिर में। तो हम लोग सेवा करते थे संडे को वंस अ वीक, 1 संडे अ मंथ। सुबह 7:30 बजे से 11-12 बजे तक वो क्लीनिंग सेवा करते थे हम। तो सारे किचन का और बाकी सब क्लीनिंग करते थे। तो उस दिन शायद मेरे अंकल संदीप अंकल है, उनके वो शायद गैस स्टोव साफ कर रहे थे और गैस स्टोव में ऐसा पता नहीं कैसे उनका हाथ कट गया और इतना कटा कि सब जगह खून काफी खून बहने लगा। तो
इन लोगों ने शायद थोड़ा कुछ बैंडेज लगाया, जो भी किया। और अंकल, नितिन अंकल थे उस दिन उनके साथ में क्लीनिंग सेवा में, तो नितिन अंकल ने बोला कि अरे संदीप अंकल, आपका तो ना आज बहुत बड़ा कष्ट उतर गया है, गुरुजी ने कुछ तो बड़ा कष्ट आपका काट दिया है। तो संदीप अंकल घर आए। घर आने के बाद में एक्चुअली उस दिन कुछ फैमिली गेट टुगेदर था, तो मेरे इन लॉज को भी लेके और बेटे को लेके कहीं वो पवई जाना था गेट टुगेदर पे। तो उस दिन शाम रात को जब गए तो कहीं अंधेरा बहुत था पवई में, और वहां पर बारिश भी हो रही थी और लाइट नहीं थी। तो गाड़ी एकदम डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और ऑलमोस्ट उलट गई थी गाड़ी। तो लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई खराश नहीं, उलट नहीं गई बट उलटने वाली हालत हो गई थी और डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। उसके बाद बारिश भी बहुत तेज थी, इन-लॉज भी थे गाड़ी में, तो लेकिन फॉर्चुनेटली किसी को कुछ नहीं हुआ। और इन-लॉज को आई थिंक संदीप अंकल लेके गए और मेरा बेटा गया मैकेनिक को, आई थिंक 1 किलोमीटर दूर गया, मैकेनिक को लेके आया और उसने शायद थोड़ा कुछ चेंज किया। कुछ भी खरोच नहीं आई गाड़ी को, कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत आराम से फिर गाड़ी लेके भी ये लोग वापस भी उसी गाड़ी में घर आए। और देखो गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट जो था इतने छोटे से चीज में कटवा दिया। तो ऐसे हैं गुरुजी। अब आप देखो, मतलब वो इतना संदीप अंकल भी बोलने लगे कि इतनी छोटी सी चीज थी लेकिन इतना मेरे को ब्लीडिंग होती रही, घर तक भी ब्लीडिंग होती रही, लेकिन उन्होंने वो कष्ट इस तरह से कटवा दिया। फिर एक बार की बात है कि अब ये आई थिंक ये सेवा, मेरे मंदिर की सेवा की बात है। हम इतना बिकॉज दोनों काम करते हैं तो समाव नहीं, मेरे मंदिर में ऐसा था कि 2 बार महीने में सेवा करने आना पड़ता है। और इतने मतलब एक वर्किंग डे और ऐसे सारे काफी सारे ऐसे रूल्स थे जो हम नहीं कर पा रहे उस वक्त। तो मैं पहले हम लोग सेवा करने आते थे, फिर मैंने ऑप्ट नहीं किया कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऐसे सब है कि 2 बार महीने में और ऐसे एक वर्किंग डे तो पॉसिबल नहीं हो पाता था। मैं मुश्किल से अटेंड कर एक बार आ जाती थी थर्सडे को, लेकिन हम बहुत दूर रहते हैं मंदिर से, 40 किलोमीटर दूर है, तो नहीं हो पाता था। तो एक बार तो उस दिन वो एक आंटी मुझे मिली, वो पुरानी संगत की आंटी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम तो जाती हो ना, तुम सेवा करती हो मंदिर में। मैं कहा नहीं आंटी, अब तो मैंने मंदिर में नहीं, अभी नहीं आंटी, अब नहीं करती, क्योंकि इतना सब नहीं कर पाऊंगी, हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं तो एक ही बार आ सकती हूँ, वो एक संडे ही आ सकती थी, फिर और नहीं आ पाती, तो इसलिए अब मेरा छूट गया है। तो वो बोली कि पूनम ऐसे नहीं कर सकती हो। तो मैंने क्यों, तो बोलते पता है अभी बड़े मंदिर में कहाँ तुमको सेवा करने को मिलती है, लाइनें लगती हैं सेवा करने के लिए, गुरुजी अगर तुमको मौका दे रहे हैं तो तुम्हें सेवा करनी चाहिए। मैं बोला अच्छा आंटी, थोड़ा मैंने कहा, कहते हैं तुम्हें पता है फिर बाद में सेवा करने के लिए लाइन लग जाएगी, अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो करना चाहिए सेवा। मैं अच्छा आंटी ठीक है। तो मैं बाहर इतनी ये ज्यादा तो हम कभी बात करते नहीं है, तो लंगर के टाइम शायद ये बात हुई। उसके बाद मैं बाहर निकली और मैं एक अंकल से मिली जो सेवा कर रहे थे, वो नितिन अंकल। तो मैंने कहा अंकल आपको पता है कि कुछ सेवा है जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इतना टाइम मैं नहीं दे पाऊंगी, हमसे नहीं हो पाएगा। तो बोलने लगे कि नहीं आंटी, मैं भी सिर्फ इसका करता हूँ, मैं अभी वो इंचार्ज नहीं हूँ, तो मैं भी नहीं, मुझे नहीं पता सेवा का। मैंने अच्छा। इतने में से एक और अंकल आए, दौड़ते दौड़ते मेरे पास आए, मैंने उनको कभी देखा भी नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पूनम टंडन आंटी हो? मैंने बोला हाँ जी। तो बोलते कि आपने अपना सेवादार के लिए नाम दिया हुआ था? मैंने कहा हाँ जी दिया था। तो बोलते हैं कि आप सेवा कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपके अंकल भी सेवा कर सकते हैं? मैंने कहा कर सकते हैं अंकल, लेकिन हम सिर्फ संडे को आ सकते हैं और सुबह क्लीनिंग सेवा में आ सकते हैं, एक संडे अमन। तो बोलते हाँ आंटी, आपको जैसे भी सूटेबल है आप बताइए, आप कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा आपको किसने बताया? कहते नहीं, हमको बस किसी वो अंकल ने बोला है कि आपको सेवा करने के लिए बोल दिया जाए। तो आपका नाम दिया हुआ था फाइल में, हमने आपका नाम देखा और मैं आपको ढूंढते ढूंढते आया। अभी ये देखो, ये तो गुरुजी की ही है कि मैंने अंदर आंटी ने मुझे बोला है कि नहीं तुमको जैसा भी है, और जैसे हमारे टर्म्स पे देखो सेवादार मुझे खुद ढूंढते हुए आए और उन्होंने बोला कि नहीं आपको जैसे है आप, मैं आपको लिंक भेज मतलब व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, आप संडे मॉर्निंग आप सेवा करने के लिए आ जाइए। और उसके बाद से हम
रेगुलरली जा रहे थे जब तक कि मंदिर क्लोज नहीं हुआ। तो ऐसे मतलब गुरुजी हमें ऐसे मौका देते हैं सेवा करने के लिए, और मतलब अगर कभी भी जिस भी मौके में हम सेवा कर सकते तो हमें सेवा करनी भी चाहिए। तो अब ये मैंने आपको जैसे बोला कि थर्सडे को मैं मंदिर जाती थी और थर्सडे को लंगर खा के आती थी। तो एक बार हम लोग ट्रिप पे चले गए थे, मैं और संदीप अंकल और पूरा एक ग्रुप था फ्रेंड्स का, जो लद्दाख हम लोग 15 दिन के लिए गए थे। तो वहां पर जब हम पहुंचे लद्दाख, तो हम लेह से हमें कारगिल जाना। तो लेह से हम जैसे ही निकले, लेह के पास में जैसे ऑन द आउटस्कर्ट, लेह के आउटस्कर्ट्स पे ही एक गुरुद्वारा है, पत्थर साहब गुरुद्वारा। वो गुरु नानक का जी का कि वहां पर पत्थर पे उनकी पीठ का वो है बना हुआ है। तो वो उस वक्त आए थे 1500 समथिंग में, तो वो अभी भी वहां पर है, और वो गुरुद्वारा जो है वो आर्मी मैनेज करती है। तो हम जब वहां से गुजर रहे थे पत्थर साहब गुरुद्वारा से, तो हमारे वो जो फ्रेंड्स जो साथ में थे वो बोल रहे थे पूनम हम यहाँ पे ना वापसी में आएंगे, तब गुरुद्वारा में माथा टेकेंगे। मैंने ठीक है। जब हम निकले तब वो सैटरडे का दिन था। तो कहते हैं वहां से हम वापस आएंगे, कारगिल से होते हुए वापस आएंगे और ले आएंगे, और वहां से फिर हम लोग सियाचिन की तरफ जाएंगे। बोला ठीक है। तो हम लोग जब कारगिल सब घूमते हुए जब हम वापस आए, तो उन्होंने बोला कल ना जब गुरुद्वारा में माथा टेकेंगे, पहले देखेंगे अगर कहीं रास्ते में दुकान है वहां पे हम राजमा चावल खाएंगे, और फिर गुरुद्वारा पे चाय प्रसाद लेके निकल जाएंगे। बोला ठीक है। अच्छा, ऐसा हुआ कि जो उनका दुकान थी जहाँ पे राजमा चावल मिलते हैं, वो शायद उस दिन बंद थी, और हम लोग फिर सीधा निकल गए और सीधा गुरुद्वारा में पहुंचे लंगर के टाइम। 1 बजे लंगर था और 1 बजे हम पहुंचे, एग्जैक्टली जैसे लंगर सर्व हो रहा था। तो हम पहुंचे, हमने माथा टेका सब कुछ और बैठ गए लंगर। और जैसे ही मैंने लंगर खाना शुरू किया, तो मुझे एक चीज मैंने अपने जो फ्रेंड्स थे सामने, मैंने बोला आज कौन सा दिन है? बोला आज थर्सडे है। तो मैंने कहा जय गुरु जी। बोले क्यों, क्या हो गया? मैं बोला अरे थर्सडे को तो मैं मंदिर जाती हूँ और हमेशा लंगर खाती हूँ, तो आज गुरुजी ने मेरे को यहीं पे लंगर खिला दिया। देखो, तो मतलब गुरुजी यहाँ तक हमारा ख्याल रखते हैं कि अगर मैं थर्सडे को लंगर खाती हूँ तो उन्होंने मुझे थर्सडे लंगर खिलाया वहां पर। और उसके बाद देखो हमारा वहां रुकने का भी नहीं था, हमें तो राजमा चावल दूसरी जगह पे खाना था 2 घंटे पहले, वो दुकान बंद और हम उस समय पहुंचे। तो इस तरह इतना इतनी छोटी छोटी चीज के लिए गुरुजी हमारा इतना ख्याल रखते हैं। फिर ऐसे अभी जैसे हमारी मेड है, उसका नाम ज्योति है, तो उसके भी वो महाराष्ट्रन है, और वो इतनी है कि वो मराठी में ही हमसे बात करती है, हिंदी तक में बात नहीं करती। और वो ऐसे गुरुजी से जुड़ गई, जैसे हम लोग सत्संग अपने घर में करते थे, तो गुरुजी के साथ में जुड़ती चली गई। हम बोलते थे ठीक है तेरे को बैठना है तो तू बैठ, नहीं बोलते नहीं मैं भी बैठूंगी। तो मेरे को उसके मराठी में बोलती थी मला शांति वाटतं, मतलब मुझे शांति मिलती है। बोला ठीक है। एक दो अभी कुछ कई साल हो गए, मतलब 8 साल से मेरे पास है। तो बोलती है कि हाँ अब तो मुझे सब समझ आता है, मतलब हाँ सत्संग मुझे सब समझ में आता है, पंजाबी है तो क्या मुझे सब समझ में आता है। और वो बोलती है इतनी बार जब भी सत्संग हुआ, एक बार जब हमने एक बार अपने घर पे सत्संग पहली बार जब किया था, तो मुंबई मंदिर शुरू ही हुआ था, तो एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड में खुलता था। तो उधर तभी इतनी संगत नहीं होती थी, बट लेकिन काफी थी कि 250 लोग तक आते थे, तो वो घर में आते थे। तो मेरे को भी शुक्राना का सत्संग करना था कि मेरे बेटे का 12th जब हो गया और उसके बाद में बच्चे को लॉ में एडमिशन मिल गई और बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिली जो वो चाहता था, और बहुत खुश था उसके बाद। तो हमने कहा कि हम शुक्राना करेंगे गुरु जी का। तो शुक्राना के लिए मैंने जब हमने वो अपने मुंबई कोऑर्डिनेटर अंकल से पूछा कि कहाँ पे, बोले नहीं घर पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है। बस मैंने सोचा, उनसे पूछा कितने लोग होते हैं अंकल, तो वो बोलते हैं 250 लोग होंगे। 250 लोग हमारे घर में, हमारा घर बड़ा है लेकिन 250 लोग तो नहीं आ सकते। तो मैं ये सोच रही थी कैसे करें। फिर मैंने बोला अच्छा हम क्या शायद हॉल ले लें, कैसे करेंगे, समझ नहीं आ रहा था। बोले अंकल बोले कि गुरुजी अपने आप करवाएंगे। मैंने कहा अच्छा, लेकिन अब समझ अच्छा। उसके 2-3 दिन के बाद ही हमारे जो नेबर्स हैं सामने,
वो आंटी छोड़ के चली गई, घर छोड़ के चली गई, उनके ऊपर कहीं कुछ सीलिंग कुछ गिर गया, बोलती मैं इस घर में नहीं रहूंगी, हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं। वो छोड़ के चली गई। और मेरी जो मेड है तो काम करती है हमारे घर में ज्योति, वो बोली कि कब वो आ गई, इमीडिएटली पूछती है भाभी आपको पता है ये सामने वाली चली गई है, अब उनका घर हम ले लेंगे, सत्संग के लिए बिल्कुल परफेक्ट पड़ेगा। मैं बोला हाँ अरे जा रही है, और वो तो बिल्कुल हमारे घर के सामने ही है, तो पूरा एक्सटेंडेड घर मिल गया मेरे को, जितना हमारा घर बड़ा उतना ही वो, और पूरा घर हमको मिल गया। तो बहुत अच्छे से 1-1.5 महीना पहले हमको ये घर मिल गया। हमने उसका अलॉटमेंट सेक्शन में जाके 2 दिन के लिए घर अलॉट करवा लिया, बिजली करवा ली, और सब हमने, हमारा बहुत अच्छे से सत्संग हो गया। हम इतना थोड़ा डरे हुए भी थे कि इतने लोग आएंगे, हम कैसे हैंडल करेंगे, बट बहुत ही अच्छे ढंग से सत्संग हो गया। और उसमें मैं एक और चीज, हमारी नेबर है एक आंटी, साउथ इंडियन आंटी है, और वो शिवजी मत तो बहुत मानती है। और कभी कभार मैं अपने गुरुजी का जब भी उनको कभी कभार बताती थी कि ऐसे गुरुजी ऐसे, तो बोलते थे हाँ मेरे को भी सत्संग में बहुत मन हो रहा है कि चीज, मैं काफी एल्डरली है, अब तो 80 ईयर्स की, 80+ है, तो तब भी बोलती थी कि चलो तू कब करवा रही है सत्संग, मैं करवाऊंगी तो आंटी आपको बोलूंगी। तो वो आई सत्संग में, और वो डायबिटिक है। अच्छा, तभी मंदिर के सेवादार भी थे, तो उनको मना नहीं, तो मैं बोला आंटी जो भी है आपको खाना ही है, जितना भी लंगर प्रसाद है, चाय प्रसाद है, आपको लेना ही है। बोलती अच्छा ठीक है। डरते डरते उन्होंने चाय प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद के साथ में हलवा प्रसाद भी लिया, और फिर वो खाया, सब कुछ जो भी प्लेट में था खा भी लिया, और घर चली गई। और फिर अगले दिन सुबह भागते भागते मेरे पास है। मैंने कहा क्या हुआ आंटी? कहती है बहुत बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्यों? कहती है कि ना मैंने अपना ब्लड शुगर का सुबह सुबह टेस्ट लिया, क्योंकि रात को बाद मैंने इतना चाय भी 2 बार चाय प्रसाद ले ली, लंगर प्रसाद भी ले लिया, और उसमें इतना सारा हलवा खाया, घी वाला, इतना स्वादिष्ट हलवा था प्रसाद का, तो खा भी लिया। मैंने सोचा तो शुगर मेरी तो हालत खराब हो गई होगी, तो देखा नॉर्मल से भी कम थी। तो सही में जय गुरु जी। मैंने कहा देखो, मतलब मेरे को भी ये हो गया। मैंने कहा लोग जय गुरु जी। तो वो खुद बाद में एक और कहीं सत्संग था, वो कहने लगी मुझे तो सत्संग बोलना ही है, ये अगली बार कहीं जब अपना साउथ मुंबई का सत्संग था, बोलती मुझे साथ में लेके जा, मुझे ये शेयर करना है। और वो किधर भी होता था, कभी भी उनके पास 10 सत्संग हमेशा गुरु जी के होते थे, कभी भी। आज भी आई थिंक लास्ट दिवाली भी शी कॉल्ड मी अप, क्योंकि हम लोग सब अभी कोविड के टाइम्स में हैं और अपने घरों में हैं, तो किसी को मिलते नहीं है, तो उनका फोन आ गया दिवाली वाले दिन सुबह सुबह। मैंने कहा क्या हो गया आंटी? कहती है पता है सुबह सुबह मुझे इतने सारी गुलाब की खुशबू आ गई, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। 1 घंटा सुबह 5 से 6, तो कोई थोड़ी ना उस समय कोई परफ्यूम लगाता है। मैंने सबसे पूछा भी किसी ने परफ्यूम लगाया? कहते सब तो सो रहे थे घर में, कौन परफ्यूम लगाएगा? तो कहते मुझे, और उनको हमेशा गुरुजी ने कितनी बार उनको ब्लेस किया है, मतलब जबकि वो रेगुलर सत्संग नहीं है, बट वो बहुत मन से आती है, पूरा टाइम मेडिटेट करती थी, और इतने मन से। और इनफैक्ट आई रिमेम्बर उस दिन उन्होंने जब मेरे घर से गई थी सत्संग के बाद, तो वो बोलने की बहुत आराम से मैं सोई हूँ, और मेरी बेटी का मुझे बहुत चिंता है, क्योंकि शी इज ऑल्सो 50 एंड शादी नहीं हुई है। तो वो कहती थी, मैं ये सोचती थी कि मेरी बेटी मेरे बाद में कौन उसका ख्याल रखेगा। आज मुझे समझ आ गया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। और मतलब उसी वक्त वो उस दिन शायद ये शब्द चल रहा था, चिंता मत करो चिंतन करो। तो कह रही है मुझे मेरा मैसेज मिल गया। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं। फिर अच्छा, ज्योति का सत्संग ऐसा था कि जो हमारी मेड है ज्योति, तो वो कहती थी कि ये जो बड़ा सत्संग हुआ उसने बहुत सेवा करी थी, मतलब सामने वाले घर का पूरा साफ सफाई करना, मतलब कितने ऐसे 1 महीने से बंद था, तो सब साफ सफाई उसी ने किया, और घर का भी साफ सफाई जो भी और बाकी काम उसने सब उसने करा। और उसके बाद में जैसे 2-4 लोग जो जिन्होंने हमें हेल्प किया, हमने उनको पैसे दिए, तो इसको भी हमने पैसे, तो बोली नहीं मैं पैसा नहीं दूंगी, ये मेरी सेवा। तब हमको पता चला कि ये भी हमारे साथ, मतलब गुरुजी के साथ जुड़ गई है। तो उसके बाद कहती है हमें, हमारे पास आई और बोली कि गुरुजी ने इतना, जब भी आपके यहाँ सत्संग होता है मैं भी ब्लेस हो जाती हूँ। उसके हस्बैंड को ड्राइवर है, और वो कहने लगी कि गुरुजी कि वो उसको गुरुजी का कितनी ब्लेसिंग थी कि कितने सालों से टैक्सी की उसने लाइसेंस लिया हुआ था उसके हस्बैंड ने, लेकिन और किसी रिश्तेदार के घर में वो लाइसेंस पड़ा था, लेकिन वो लाइसेंस उसको देता ही नहीं था और खुद टैक्सी चला रहा था।
तो वो कितनी बार मांग लेते थे कि भाई मेरा लाइसेंस मुझे दे दो। वो बोलता था नहीं कहीं खो गया है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो कितने साल निकल गए, हम तो थक गए। सडनली कहते हैं आपका सत्संग, आपके घर पे सत्संग हुआ, उसके एक हफ्ते के बाद वही लोग आए और बोलने लगे ये लो आपका लाइसेंस, हमें मिल गया आपका लाइसेंस। तो उसके बाद उसके हस्बैंड ने लोन लिया, लोन भी आराम से मिल गया, टैक्सी ले ली और टैक्सी चलाने लग गया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और टैक्सी चलाने लग गया, और टैक्सी में उसकी काफी अच्छी बरकत हुई। और उसके बाद जब भी आई थिंक जब यहाँ पे टैक्सी काफी कम हो गई और आई थिंक मिनी बस चलने लग गए, तो उसको आई थिंक टैक्सी भी बहुत आराम से ही कुड सेल इट ऑफ, एंड उसको काम भी बहुत अच्छा मिल गया और उसने वापस काम शुरू कर दिया। उसके बाद एक बार हमारे घर में सब सत्संग हुआ, उसके बाद कहने लगी देखो मेरे को घर के लिए लोन मिल गया। उनका कुछ शायद छोटा सा जमीन बिक गया था, उनको अपने हिस्से का पैसा मिल गया, उसने थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा डाला लोन का, और उसने एक घर बॉम्बे में दूर विरार में खरीद लिया। कहने लगी वो भी मैंने अभी किराए पे चढ़ा दिया है, तो मेरा देखो गुरुजी ने मेरे लिए इतना घर का भी इंतजाम कर दिया। तो उसके खुद के भी इतने सत्संग होते हैं, मतलब इतना उसको भी इतना विश्वास है ना गुरुजी का। अगर हम कभी भी भूल गए ना, वो नहीं कभी भूल। अगर हमसे कभी ये रह गया कि अरे ये ना हमने जल प्रसाद नहीं चढ़ाया या भोग का नहीं, वो पहले बोलेगी भोग नहीं चढ़ाया आज ये नहीं हुआ, बोला नहीं भाई अभी लगा रहे। तो उसको हमसे ज्यादा कई बार एट टाइम्स हो जाता है कि ये नहीं हुआ, गुरुजी का करना है पहले, ऐसा। तो एक बार याद है मुझे, मैं मंदिर से आ रही थी और ये क्लीनिंग सेवा करके, तो उस दिन बहुत सारे फ्लावर्स एक अंकल शायद लेके जाते हैं, फ्लावर्स वो लेके जाते थे और बहाने के लिए। तो शायद उस दिन वो अंकल आए नहीं, तो उन्होंने कहा कि आंटी आप ले जा सकते हो ये फ्लावर्स मंदिर से। मैं बोला ठीक है बहा देना। मैं बोला हाँ मेरे यहाँ पे तो सी पीछे ही है, मैं बहा दूंगी। तो आई थिंक 5 या 6 किलो के फ्लावर्स थे, तो मैं सारे कैसे भी लेके आई और मैंने ज्योति को कहा कि चलो जाके बहा के आते हैं। अच्छा वहां ना घर के पीछे सी तो है लेकिन काफी सारे रॉक्स भी हैं, और रॉक्स के ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरी नी में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैं नहीं चढ़ पा रही थी, तो ये चढ़ गई और चढ़ के उतर के उसने बहा दिया सब, बहा के अच्छे से बहा के आ गई। तो कहती है उस दिन रात को कह रही थी कि जैसे मैं लेटी, कहती मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि ऐसे मैं भाभी के साथ गई नीचे और उसके बाद मैंने इतने सारे फ्लावर्स सब बहा दिए, और कहती उसके बाद मैंने ऊपर देखा तो ऊपर गुरुजी दिखे और उन्होंने मेरे को बहुत ब्लेस किया और फिर चले गए। तो बहुत खुश हुई उसके बाद, कहती कि गुरुजी के ब्लेसिंग था। कहती उसके बाद से कहती कि मेरे बच्चे को कभी, बेटा उसका बहुत गुस्से वाला होता था और उसको बहुत बुखार आता था, क्योंकि कभी मुझे मेरा बेटा कभी भी तंग नहीं करता है और बहुत अच्छे से ना गुस्सा होता है ना उसको बुखार आता है, ठीक ठाक रहता है। और वो ही नहीं, उसके बाद कितनी भी बात होती है किसी की भी, उसके चाहे घर में कितने रिश्तेदार होते हैं बीमार होते हैं, तो पहले मुझे बोलती कि आप मंदिर से जल प्रसाद ले आओ। मेरे को याद है यहाँ तक कि एक बार संदीप अंकल मेरे हस्बैंड, उनको ये हो गया था H1N1 स्वाइन फ्लू हो गया था, जब स्वाइन फ्लू बहुत चल रहा था। एंड मैं उस दिन अकेली गई थी सत्संग में, तभी हमारे आई थिंक मंदिर नहीं था और हम लोग अलग किसी ना किसी के घर में या हॉल में सत्संग करते थे बॉम्बे में। तो मैं वहां गई एंड जब मैं माथा टेक के आई थिंक जा रही थी, तो जल प्रसाद जहाँ पे हम जूता वगैरह छोड़ते थे, तो वहां अंकल थे। तो वो अंकल ने बोला कि आज आंटी आप अकेली आई हो? तो मैं बोला हाँ जी। कहते क्यों? मैंने बोला अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, उनको ना स्वाइन फ्लू हो गया। तो मैंने बोला लो ये जल प्रसाद लो और घर जाओ ना। ठीक है। मैंने 3-4 दिन अंकल को जल प्रसाद दिया और उसके बाद अंकल वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ठीक ठाक अंकल निकल गए एंड ही वाज परफेक्टली फाइन। तो उसके बाद में मतलब बस जय गुरु जी बोला, उस समय कुछ नहीं और बोला। और वो शायद वो देखने के बाद में ज्योति का ये हो गया कि आई थिंक उसकी भाभी भी बहुत बीमार थी, तो बोलती है आप जाओ मंदिर से मुझे जल प्रसाद लेके आओ। तो मेरे को गाँव जाना है और बहुत रो रही थी कि मेरी भाभी बहुत बीमार है, बच्चा अब भी हुआ है, कैसे सर्वाइव करेगी। और उसकी भाभी आज बिल्कुल परफेक्ट है, उसका बच्चा भी 4 साल का है, बिल्कुल ठीक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना विश्वास है, मतलब उसको तो देखो कहीं कुछ भी नहीं था, मतलब उसको ना पंजाबी आती है ना कहीं जाती है, लेकिन बहुत विश्वास। और शायद जितने ज्यादा लोग सिंपल है उतना ज्यादा लोगों को विश्वास रहता है। अब एक बार की बात है, जब हमारे यहाँ एक बार सत्संग था जी घर पे, तो एक 2 आंटीज आई, उनको दोनों आंटीज को किसी ने भी संगत में, साउथ बॉम्बे का जो संगत यूजुअली हमारे यहाँ
एक ग्रुप था जो जनरली वीकेंड्स में सत्संग करते थे। तो हम लोग ने वो आंटीज को कभी भी देखा नहीं था। वो आंटीज आई और आके मेरे बेटे के कमरे में वो बेड पे बैठ गई और एक तरफ उस कमरे में एक तरफ गुरुजी की फोटो लगी हुई थी और पीछे की तरफ पे वॉल पे साईं बाबा की फोटो लगी हुई। तो वो जहाँ बैठी तो उनके सामने गुरुजी की फोटो थी, दोनों आंटीज वैसे बैठ गई। एंड मैं जब भी सत्संग का ये बनाती हूँ, शब्द की लिस्ट बनाती हूँ, शायद एक आधा हफ्ता पहले बनाती हूँ, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं सत्संग में, तो मेरे को भी टाइम लग जाता है लिस्ट बनाने में, शायद 1-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं सुनती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ, फिर बनाती हूँ, फिर 10 बार कभी कभार निकालती हूँ डालती हूँ, तो उस चक्कर में मैं एक हफ्ता पहले बनाती हूँ, तो कई बार आइडिया भी नहीं रहती, भूल भी जाती हूँ कि कौन सा लिस्ट क्या है। एनीवे, तो सत्संग की वो शब्द की लिस्ट बनाई थी, उसमें एक गाना था मैं तेरी पतंग। मैं तेरी पतंग का गाना मैंने पहले डाला, उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं ये तो पता नहीं क्यों, मैंने बोला नहीं मैं दूसरा डालना चाहती हूँ, उसको मैंने डिलीट करना चाहा फोल्डर से, वो नहीं हुआ। 2-3 बार मैंने उसे डिलीट किया लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब रहने दो। मैं भी थोड़ा इरिटेट हो गई कि चलो कोई बात नहीं, अब नहीं हो रहा है तो नहीं से रहने दो। और उसके बाद में और 2-3 जो भी लिस्ट बनाई थी वो रखी। तो जब चलाई और उसके बाद में मैं तेरी पतंग का कीर्तन आया, और उसके बाद फिर जैसे सब कीर्तन शब्द आए, शब्द के बाद में हम लंगर प्रसाद चाय प्रसाद करते थे, तो वो किया। 4 से 6 सत्संग होता था और उसके बाद में प्रसाद होता था। तो 6 बजे आरती के लिए, एंड इट वॉज विंटर टाइम, तो थोड़ा 6 बजे अंधेरा होने लगता है और लाइट ऑन करता है। तो उसके बाद हमने आरती हो गई, उसके बाद में लोग चले गए। अभी लोग चले गए तो सिर्फ ये 2 आंटीज बची थी और 2 हमारी जो नॉर्मल सेवादार आंटी थी वो बची थी, तो दे वर हेल्पिंग टू पैक अप एवरीथिंग। तो ये आंटी सडनली जो हम लोग को जानती नहीं थी, ये दोनों आंटी, उसमें से एक आंटी बहुत जोर जोर से रोने लग गई। तो हमें भी समझ नहीं आया कि क्यों रो रही है। तो हमने पूछा कि क्या बात है, तो वो आंटी बोली कि पता नहीं, आई एम वेरी सॉरी, मैंने गुरुजी से इतना बड़ा टेस्ट क्यों लिया। तो हमने कहा क्या हुआ, कहते हैं कि मैं साईं बाबा की भक्त हूँ। तो लेकिन ये आंटी जो मेरे को लेके आई है, वो मुझे पहले भी एक सत्संग में लेके गई थी लास्ट वीक, और जिधर गई थी वहां पर हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगा था, कुछ मेडिटेशन नहीं हुआ था, बच्चे बहुत खेल रहे थे, कुछ भी मन नहीं लग पाया। तो फिर नेक्स्ट वीक यहाँ पर था, तो ये आंटी बोली नहीं आपको मैं यहाँ लेके जाती हूँ, इस यहाँ लेके घर के पास ही है, चलो चलते हैं। तो ये आदि मन से ये आंटी आई थी जो साईं बाबा की भक्त थी। तो वो बोलती है कि मैं आई और मैं आधे मन से आई थी, लेकिन आके बैठ गई, और सारा टाइम ये बोलती रही कि अच्छा आप अगर इतने बड़े संत हो, इतने बड़े महात्मा हो, तो आप मेरी साईं बाबा की एक भजन यहाँ पे आना चाहिए। तो इतने में मैं तेरी पतंग आ गई। मैं तेरी पतंग शायद साईं बाबा के लिए भी गाते हैं, तो वो एकदम से थोड़ा डर गई। तो भी फिर उसने बोला कि मैं अच्छा ये तो एक ही हो गया, अभी एक और भी आप बताओ, ऐसा एक और साईं बाबा का होना चाहिए कीर्तन। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो था वो था कीर्तन साईं अरदास जो पुनीत जी का है, वो आने लग गया। तो ये बिल्कुल ही डर गई। उसके बाद बोलने लगी अच्छा गुरुजी आप इतने बड़े हो ना, तो फिर इतने महान हो, तो फिर आप मेरे को साईं बाबा के दर्शन भी करके दिखाओ। अच्छा जब 6 बजे, इसलिए मैंने आपको बोला कहा 6 बजे हमने लाइट ऑन कर, जब अंधेरा होने लगा और सब लोग उठे आरती के लिए, तो ये भी उठी, और जब ये उठी और ये टर्न हुई तो इन्होंने पीछे देखा, तो साईं बाबा की पिक्चर इन्होंने देखा। तो वो बहुत डर गई और बहुत सॉरी फील करने लगी कि भाई मैंने इतने बड़े मतलब इतना गुरुजी का ऐसे क्यों मैंने कहा, और मैंने ऐसे। तो हमने बोला कोई बात नहीं, गुरुजी इज एवर फॉरगिविंग, आप जाओ मंदिर जाओ, उनके माथा टेको, और देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं। और लेकिन उसके बाद, और उस दिन के बाद हमने वो आंटी को कभी देखा नहीं। और जो आंटी उनको लेके आई थी वो आंटी भी मस्कत की थी, और कह रही थी कि मस्कत में कैसे वो पता नहीं गुरुजी से जुड़ी थी, बिकॉज हर हस्बैंड वाज नॉट वेल, एंड बॉम्बे में भी वो ऐसे ही शी वाज विजिटिंग बॉम्बे, और ये उनकी फ्रेंड थी। तो बहुत मतलब कैसे कैसे गुरुजी, देखो वो शब्द भी डिलीट नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि वो भी एक कारण था। तो हर एक चीज, जैसे गुरुजी कहते थे कि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती, हर एक चीज का कोई ना कोई मीनिंग होता है, या कोई नथिंग इज कोइंसिडेंटल, हर एक चीज हैपेंस फॉर अ रीजन। तो इसीलिए
मतलब कितना कितनी सारी मीनिंग, अगर हम देखें हर एक चीज में बहुत सारी मीनिंग जुड़ी हुई होती है। मुझे याद है इवन यहाँ तक कि मेरा कॉलीग है, रिपोर्टी है, तो वो मुझे बोल रहा था कि हर थर्सडे आप जाते हो मंदिर, मुझे भी जाना है आपके साथ, देखना है। मैं बोला अच्छा ठीक है। और वो बहुत दूर रहता है, ऑफिस से भी और घर से भी, ऑफिस से भी और मंदिर से भी। तो वो मेरे साथ गया और लंगर प्रसाद खाया। और मैंने बोला उसको कि मैं तेरे को बोरीवली स्टेशन छोड़ूंगी, और बोरीवली स्टेशन से भी उसका घर कम से कम 30 किलोमीटर दूर था, और उस समय मानसून था, बारिश बहुत हो रही थी। तो मैं बहुत डर भी गई थी। मैंने कहा भाई मैं वहां तक छोड़ सकती हूँ? कहता है हाँ मैं वहां से बस ले लूंगा खाने के लिए। मैं बोला तू चला जाएगा? हाँ। मैं अपने मन में मैंने सोचा कि गुरुजी आप अभी देख लो, आप इसकी मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन आप अभी इसको देखो, पहुंचाओ टाइम पे। तो मतलब मुझे ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे साथ मंदिर गया और ना ये कहीं अटक गया और कहीं ये हो गया। मैंने कहा अभी आप ही देखो इसको। तो मैं तो फिर वहां से मैं ट्रेन लेके आ गई। तो मैंने इसको आई थिंक 10 बजे जब मैं घर पहुंची, मैंने कहा प्रवीण तू घर पहुंचा? तो बोलता है कि बस पहुंचने ही वाला हूँ। कहता है मैम आपको पता है मैं तो बस के लिए वेट कर रहा था। कहते तो 4 बसेस निकल जाती लेकिन मैं नहीं जा पाता, इतनी लाइन थी। सडनली कहता है मैं तो बस की लाइन में खड़ा था, इतने में से एक आदमी ने मुझे पीछे से टैप किया और बोला कि आप क्या थाने जा रहे हो? उसने बोला हाँ। कहता है हाँ एक शेरन ऑटो है, आप आ जाओ, 3 लोगों के शेरन ऑटो है, आप आ जाओ बैठ जाओ। कहता है मैं ऑटो में बैठ गया और मैं फिर कहता है इतनी लाइन लगी हुई थी ट्रक्स की और वो नाका पे, तो अगर मैं बस में होता तो कम से कम 12 से पहले नहीं घर पहुंचता। वो ऑटो वाले ने कहीं कहीं से गली गली में से निकाल के मैं देखो 10:15 बजे घर भी पहुंच गया, और बारिश भी कितनी हो रही है, मैं तो आराम से घर पहुंच। मैंने कहा देखो जय गुरु जी ने हमें इतना हमारी एक एक चीज की हमें हमारी हेल्प करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि टाइमिंग उनका होता है। अभी जैसे लास्ट अभी कोविड के टाइम में देखो, बेटे का लॉ खत्म हो गया था, और इससे कहीं जैसे लॉकडाउन आया तो जॉब्स भी कहीं नहीं थे, तो सब फ्रीज हो गई थी कि कहीं कोई जॉब्स नहीं मिल रही थी, और कैंपस से जब भी नहीं हो पाया बिकॉज तभी लॉकडाउन हो गया। हमको नहीं समझा कि हम क्या करें, और ना हमें इस एरिया को कुछ पता है क्योंकि हम उस एरिया के है ही नहीं, मतलब लॉ के है नहीं, तो हमको समझ नहीं आ रहा था, कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब 6 महीने ऐसे निकलते जा रहे थे, हमको सब लोग बोलते थे कि नहीं कुछ पता नहीं है और सब फ्रीज है, अभी कोई हायरिंग नहीं हो रही है। सडनली आउट ऑफ द ब्लू जहाँ पे इसने किया था अपना इंटर्नशिप, वहां से फिर इसको बोला कि हम तेरे को थोड़ा लॉन्ग इंटर्नशिप के लिए ले लेते हैं, जॉब की हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन काम पसंद आएगा और तो फिर हम देखते हैं। और इसको इतनी अच्छी जगह वहां पे बेस्ट फॉर्म में जॉब मिल गई, एंड अब कंफर्म भी हो गया है, और बहुत अच्छा चल रहा है इसका, और खुश भी बहुत है। और जय गुरु जी, मतलब आज ये लगता है कि कम से कम मैं फ्री हो गई, बच्चा बड़ा भी हो गया, छोटा था तब ये पैदा होने वाला था, तभी मम्मी ने लोटा मुझे गुरुजी से ब्लेस करवा के भेजा था, और आज देखो बच्चा हमारा इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। और बस हमें और क्या, गुरुजी के बस चरणों में हम हमेशा रहें, चाहे दुख आए सुख आए जैसे भी हो, हमें बस अपने चरणों में रखो गुरुजी, और एक वो विश्वास हमेशा रहने दो कि आप हमेशा हमारे साथ हो, तो कुछ भी हो हमेशा, मतलब दुख तो आते ही रहते हैं और आएंगे भी, शायद नहीं आएंगे भी, लेकिन वो बस गुरुजी जैसे भी कटवा देते हैं, और कटवा दें बस, वही हमारा है कि शांति से अच्छे से कटवा दें, बस वही हमारी प्रार्थना है। और सबको सुखी रखें, सबको अपने साथ जोड़ के रखें, यही प्रार्थना है हमेशा। तो जय गुरु जी और जय शंकर जी। क्या आपने ये सत्संग सुना? थोड़ा लॉन्ग था, बट आई थिंक शायद गुरुजी को यही मंजूर था कि इतना सत्संग मैं सुनाऊं। तो बस जय गुरु जी।